सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाउले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है। सो माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है पाउले एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इससे पहले कि मैं इस प्रिंसिपल के ऊपर आऊँ, मैं इससे पहले आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक बता दूं ताकि आपको ये प्रिंसिपल इजीली जो है समझ में आ जाए। सो जैसा कि हमें बोहर ने कहा था, बोहर ने जो हमें एटॉमिक मॉडल जो दिया था बोहर ने, उसमें हमने देखा कि बीच में न्यूक्लियस होता था और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे कुछ सर्कुलर पाथ में। बोहर ने जो मॉडल दिया उसने ये कहा कि बीच में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेंगे सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में। इस तरह के पाथ होंगे जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। अब जैसे जैसे इन्वेंशन आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे नई नई डिस्कवरी होती गई, जैसे हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो वहाँ से हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस होती है न्यूक्लियस के बाहर, वो इतनी आसान नहीं होती समझने में जितना कि हम समझते हैं। हम पहले क्या मानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ में होता है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे इन्वेंशन बढ़ेगी तो हमें यहाँ पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस है उसका अंदाज़ा लगाना उतना आसान नहीं है। अब जैसे जैसे हमारे पास जैसे ये है, इसको हम कहते थे के शेल, इसको हम कहते हैं एल शेल, इसको हम कहते हैं एम शेल, इस तरह से सो ऑन आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं। सो इस तरह से अब इलेक्ट्रॉन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर हो, इन सर्टेन सेलेक्टेड सर्कुलर पाथ में ही हो। वो इधर या उधर, अंदर या बाहर, यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। सो ऐसे रीजन, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियस हमारे पास है उसके बाहर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हर जगह सेम होती है, ऐसा नहीं होता। जो न्यूक्लियस होता है हमारे पास, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ स्पेस ऐसे होते हैं न्यूक्लियस के बाहर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ऐसे स्पेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जो बोहर ने कॉन्सेप्ट दिया था उसने ये कहा था कि जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ हो गए जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, अपनी जगह पर भी घूमेगा और न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमेगा। लेकिन अब हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि जो ये के शेल है, जैसे ये हमारे पास के शेल है, शेल का कॉन्सेप्ट हालांकि बोहर ने दिया था। ठीक है, जैसे शेल तो सेम रहेंगे, शेल वैसे ही रहेंगे। ठीक है, शेल वैसे ही रहेंगे। अब हमें ये पता लगा कि जो शेल होते हैं उनके अंदर कुछ और छोटे छोटे का डिवीजन होते हैं। इस शेल के अंदर और छोटे छोटे डिवीजन होते हैं जिनको हम कहते हैं सब शेल। ठीक है, अब सिंपली ऐसा नहीं है कि के सिर्फ और सिर्फ ये के जो हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर ये रिंग दिख रही है, ये सिर्फ और इतनी आसान नहीं है जितनी हमें दिख रही है। जैसे हमें दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा गोला दिया है, हमें सिंपल सा एक सर्कल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। ये इसके अंदर भी बहुत कुछ होगा। ठीक है, जैसे के है हमारे पास, ये के है हमारे पास, ये के शेल है, ये शेल है, इसके अंदर अब सब शेल होंगे। ठीक है, के होगा, जैसे एक शेल दिया हमारे पास, उसके अंदर सब शेल होंगे। अब सब शेल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, मतलब सबसे के है, जैसे कोई भी सब शेल है, के भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। सबसे बाहर क्या होगा हमारे पास, शेल होगा। शेल को अगर ध्यान से अगर हम देखें तो उसके अंदर सब शेल होंगे। सब शेल को अगर हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर जो है हमें और छोटी छोटी डिवीजन मिलती है जिनको कि हम कहते हैं ऑर्बिटल्स, जिनको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर इस तरह से हम डिस्कस करते हैं। सो ऑर्बिटल मैंने आपको बता दिया ऑर्बिटल क्या होते हैं। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बाहर कुछ ऐसे स्पेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या है। जैसे हमने जैसे हमने 4 क्वांटम नंबर पिछली वीडियो में देखे। 4 क्वांटम नंबर हमने कौन कौन से देखे। फर्स्ट हमने देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। सेकेंड हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। थर्ड हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। और फोर्थ हमने क्वांटम नंबर देखा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ। अगर हमें एक न्यूक्लियस, हमें एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें जो है इन चारों क्वांटम नंबर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चारों क्वांटम नंबर हमें पता है तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिटी क्या है, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एग्जिस्टेंस क्या है,
वो किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, अगर हमें ये चारों क्वांटम नंबर पता हो तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर इस तरह से हम देख लेते हैं। सो ये यहाँ पर आपको पता लग गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर क्या कहता है ये प्रिंसिपल हमें। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मतलब इस प्रिंसिपल के अनुसार एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्बिटल जो हमारे पास होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है। ओके मतलब जो हमारे पास ऑर्बिटल होगा वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। सो नेक्स्ट चलते हैं। ऑल्सो इट टेल्स दैट no 2 electrons in an atom can have same values for all the 4 quantum numbers। अब यहाँ पर देखिए, अब जो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर रहते हैं, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर हमारे यहाँ देखिए क्या लिखा है, ऑल्सो इट टेल्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, एक एटम के अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन। No 2 electrons in an atom can have same values for all the 4 quantum number। कोई भी एटम हमारे पास दिया है उसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ठीक है। तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास दिए हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम आए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि चारों क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़, ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा क्यों है आगे देखते हैं हम ज़रा। अब देखिए यहाँ पर दिया है हमें एग्जाम्पल दिया है, कंसीडर के शेल, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए के शेल, अब न्यूक्लियस दिया है, सबसे पहले कौन सा शेल आएगा, के शेल, इस तरह से के शेल, ठीक है। के शेल कंसीडर के शेल वेयर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास के शेल है, इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले आ रहा है, इसलिए n कितना है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 1 आई, ठीक है। इट विल हैव 1 वैल्यू ऑफ l। अगर n हमारे पास n हमारे पास 1 है तो l हमारे पास कितना होगा, n का l निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1। n माइनस 1 मीन्स यहाँ पर n कितना दिया है हमारे पास, 1 दिया है, 1 में से 1 गया 0, मतलब l की कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई, जिसको कि हम क्या मानेंगे 0, ठीक है। एक वैल्यू है 0, 0 वैल्यू है इसके पास, ठीक है। अगर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखें, अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। m की वैल्यू 0 है, m की भी हम एक वैल्यू लेते हैं, इस तरह से हम दोबारा लिखना पड़ेगा ये। जैसे मान लीजिए के शेल है, न्यूक्लियस है, इस तरह से ये के शेल है। अब के शेल यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक वैल्यू है 0, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, m की वैल्यू भी हमारे पास है 0, ठीक है। m की वैल्यू हमारे पास 0 है। s की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, अब s मीन्स s हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन को। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है एटम के अंदर, वो अपनी जगह पर भी रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर तो घूमता ही है बल्कि अपनी जगह पर भी रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो अब जो है ये 2 टाइप से रिवॉल्व कर सकता है, 2 टाइप से जो है अपनी जगह पर रिवॉल्व कर सकता है, या तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम प्लस हाफ का साइन बनाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब पहले इसने क्या कहा, अब देखिए ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है, इसके बाहर ये बाहर क्या है, p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। सबसे पहले आया n इज इक्वल टू 1, मतलब 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, सबसे पहले s ऑर्बिटल है। अब l की वैल्यू कितनी है इसके लिए, n की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसमें, 1 है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है, 0 है, m की वैल्यू कितनी है, 0 है, s की वैल्यू 2 वैल्यूज़ है। मतलब जो s ऑर्बिटल होता है हमारे पास उसके अंदर सिर्फ एक बॉक्स बनता है, ठीक है। जो s सबशेल होता है हमारे पास, जो s हमारे पास सबशेल होता है, या हम ये कहेंगे जो हमारे पास s शेल है उसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है। जो s शेल होते हैं हमारे पास उनके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, s वालों के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। इस तरह से अब देखिए ये प्रिंसिपल, अभी ऊपर हमने देखा इस प्रिंसिपल ने हमें ये कहा कि जो एक ऑर्बिटल हमारे पास होता है वो मैक्सिमम जो है 2 ऑर्बिटल्स को अकोमोडेट कर सकता है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एक ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
हालांकि ये ऑर्बिटल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि फर्स्ट क्वांटम नंबर है, k इज इक्वल टू 1 है, मतलब 1 है, क्वांटम नंबर कितना है, 1 है, इसलिए L की वैल्यू कितनी आई, 0, ठीक है, 0। अगर L की वैल्यू 0 हुई तो वो कौन सा सबशेल होता है, वो होता है S सबशेल। तो यहाँ पर मैंने लिखा है S सबशेल, और S सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। M की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। अब देखिए ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पर मेरे पास, ये 1s जो ऑर्बिटल है मेरे पास, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऊपर हमने देखा कि n ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को ये जो है 1s ऑर्बिटल अकोमोडेट कर सकता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिस्ट कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर स्पिन कैसी होगी, अपोजिट स्पिन होगी। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल के अंदर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल का जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक सेम ऑर्बिटल के अंदर। अगर एक सेम ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दूं जो कि इम्पॉसिबल है, तो उससे क्या होता, उससे ऐसा होता कि या तो 2 हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज वाले होते या हमारे पास 2 जो है क्लॉकवाइज वाले होते, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है अपनी जगह पर वो जो है डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, डिफरेंट होती है। एक की क्लॉकवाइज होगी, दूसरे की हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये था पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फर्स्ट हमने क्या देखा इसमें, फर्स्ट हमने ये देखा कि जो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक भी कर सकता है अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन 2 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। ऑल्सो इट टेल्स दैट, दूसरा इसने क्या कहा कि जो 4 वैल्यूज़ है हमारे पास क्वांटम नंबर की, 4 वैल्यूज़ है हमारे पास क्वांटम नंबर की, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कभी भी सेम नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ उसी का एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कि वही एग्जांपल हम लेते हैं, ये हमारे पास था इस तरह से, ठीक है। 2 मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए ये जो है मान लीजिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों तो ये एक तरफ को घूमेंगे नहीं, एक क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अब हमें इन दोनों की एग्जिस्टेंस बतानी है, इन दोनों का पूरा पता हमें बताना है, पूरा इनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है। तो कैसे देंगे हम, अब देखिए पहले इसको देखते हैं, हम पहले इस वाले को देखते हैं। इस वाले की अगर हमें फुल इन्फॉर्मेशन देनी है तो कैसे देंगे। अब इसका सबसे पहले तो इसका क्वांटम नंबर देखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसका, फर्स्ट शेल है, के शेल है, ठीक है, के शेल है, मतलब के लिए 1 के, मतलब या तो के कहेंगे हम या तो 1 कहेंगे हम, ठीक है। इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसका, n इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट में ये फर्स्ट उसमें फर्स्ट शेल में ही है, ठीक है। के की वैल्यू n है, के की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू कितनी होगी फिर n-1, l निकालने का फॉर्मूला क्या था, n-1, n-1 मीन्स 1 - 1 कितना हो गया 0। अब m की वैल्यू हम निकालते हैं, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 0, ठीक है, m की वैल्यू भी आ गई कितनी 0। नेक्स्ट हमारे पास जो है s, अब हम s देखेंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ घूम रहा है, ये तो जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये देखिए घड़ी की दिशा में घूम रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर +½ अब इसकी फुल इन्फॉर्मेशन हो गई, इस चारों से पूरा पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं दूसरे इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल को, अगर हम दूसरे इस इलेक्ट्रॉन की इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहे तो कैसे करेंगे। अब मैं इसको ले लेता हूँ अब मैं, ठीक है। अब इसके लिए भी n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इसके लिए कितनी है, कलर चेंज कर लेता हूँ ज़रा, n की वैल्यू कितनी है इसके लिए, यहाँ देखिए ये भी जो है फर्स्ट में इसी शेल में है ना ये के, मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी है, n-1 कितना हो गया, यहाँ भी वही फॉर्मूला है n-1, n कितना है 1, 1 - 1 0, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, l इज इक्वल टू 0, तो m भी हो गया कितना 0। अब s, अब हमें पता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। अगर ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो ये वाला क्लॉकवाइज घूमता। अब ये वाला कौन सा घूम रहा है, ये इस समय क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये वाला जो है इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब देखिए कंपेयर करके, हालांकि दोनों एक ही शेल में रहते हैं,
दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही शेल में रहते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही सब शेल, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इनके क्वांटम नंबर, जो चारों क्वांटम नंबर थे वो सेम नहीं आए। देखिए फोर्थ में जो है, फोर्थ वाले क्वांटम नंबर में जो है गड़बड़ पड़ गई, यहाँ पर -½ आया तो यहाँ पर जो है +½ आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है उनके जो है 4 क्वांटम नंबर है हमारे पास, वो कभी भी सेम नहीं होते, कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर एग्जांपल और देखते हैं। इट मे बी कंक्लूडेड दैट एस सब शेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एस शेल हमारे पास होता है, एस जो हमारे पास सब शेल होता है, उसके अंदर जो है ओनली 1 एक डब्बा बनता है। इस तरह से जो एस शेल हमारे पास होता है उसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है। जो एस सब शेल हमारे पास है उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है, एस के लिए हमारे पास ओनली 1 ऑर्बिटल बनता है, ठीक है। क्योंकि जो है एस ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि एस सबशेल के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, तो हमें पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। मींस जो एस सबशेल होगा हमारे पास, जो एस सबशेल होता है हमारे पास, उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर हम पी सबशेल की बात करें, अगर हम पी सबशेल की बात करें तो पी सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब जो ये एस सबशेल है हमारे पास, ये जो एस सबशेल है हमारे पास, ये जो एस सबशेल है हमारे पास, ये 1s भी हो सकता है, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, उसके अंदर एक ही डब्बा बनेगा। अगर एस सबशेल हमारे पास है तो उसके अंदर एक ही डब्बा बनेगा, मींस एक ही ऑर्बिटल बनेगा, और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एस सबशेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मुमकिन है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास तीन इस तरह के बॉक्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्बिटल। मतलब पी सबशेल के अंदर हमारे पास 3 ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखिए एक ऑर्बिटल ये वाला है, एक ऑर्बिटल ये वाला है, एक ऑर्बिटल ये वाला है, ठीक है। ये कौन सा सबशेल है, पी सबशेल। ये 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे, जिसके पीछे भी p लगा होगा, जिस सबशेल के पीछे भी p लगा होगा, उसके अंदर हमारे पास होंगे 3 ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर भी एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पी सबशेल हमारे पास है उसमें मैक्सिमम देखिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2 4 2 6 मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। हालांकि अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इससे जो 6 से कम हो सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, लेकिन 6 से ज़्यादा इसके अंदर नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ठीक है। ये तो था पी का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डी सबशेल के अंदर, ठीक है। अगर हम डी सबशेल की बात करें, जैसे डी सबशेल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम डी सबशेल की बात करें इस तरह से, चाहे 3D हो, चाहे 4D हो, 5D हो, ठीक है, चाहे जिनके पीछे भी डी लगा होगा, जिन सबशेल के पीछे भी डी लगा होगा, उनमें हमेशा 5 ऑर्बिटल बनते हैं, इस तरह से 5 ऑर्बिटल बनता है। अब एक ऑर्बिटल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैक्सिमम इसके अंदर आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम कितने आएंगे इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। उसी तरह से एफ सबशेल, अब एफ आपको यहाँ पर स्मॉल कर देना है। एफ सबशेल कैन है मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। जो एफ सबशेल है हमारे पास है, जो एफ सबशेल हमारे पास होता है, एस सबशेल में हमारे पास 6 ऑर्बिटल बनते हैं, इस तरह से। कैन हैव 7 1 2 3 4 5 6 और ये 7 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 ऑर्बिटल हमारा जो हमारे पास एफ सबशेल होगा उसके अंदर हमारे पास 7 ऑर्बिटल बनते हैं। और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो मैक्सिमम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इसके अंदर जो है 14 इलेक्ट्रॉन जो है आ सकते हैं। सो ये था पाउली एक्सक्रीशन प्रिंसिपल। बस आपको यहाँ पर ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इस प्रिंसिपल के साथ साथ में दूसरी चीज़ों की भी। सो एक्चुअल में जो है सिर्फ 2 ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि इस प्रिंसिपल के अनुसार एक ऑर्बिटल के अंदर कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम के ले लो, उनके अंदर जो 4 क्वांटम नंबर हमारे पास होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं आती। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।